हमने ये देख लिया कि किसी भी लिक्विड को यानी कि वाटर को मान लिया 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसको फ्रीज कर दिया, तो ये देखा कि इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कैसे देखा था हमने? ये कटोरी एक ले रखी थी और एक कटोरी में हमने पानी भरा और दूसरे में भी हमने उतना ही सेम अमाउंट का वाटर रखा और दोनों को हमने फ्रीज में रख दिया। एक को डीप फ्रीजर में रख दिया, दूसरे को नॉर्मल फ्रीजिंग पे रखा। ये लिक्विड स्टेट में ही रहता है और ये बर्फ बन जाता है। दोनों को हमने उल्टा करके देखा तो ये जो बर्फ बन गया है वो नीचे नहीं गिरता है। नीचे नहीं गिरता है क्यों? क्योंकि बर्फ ने अपने वॉल्यूम को बढ़ा लिया, अपने आयतन को बढ़ा लिया और इतना बढ़ा लिया वो कटोरी में स्टिक कर गया, चिपक गया। तो यानी कि वॉल्यूम बढ़ जाता है जब टेम्परेचर को इतना कम कर दिया जाए कि वो फ्रीज हो जाए, यानी कि टेम्परेचर को इतना कर दिया जाए कि लिक्विड फ्रीज। जैसे कि मान लीजिए ये बर्फ बन गया तो ये फ्रीज हो गया, ये लिक्विड स्टेट में रहता है, तो इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम से कम है। तो आपने ये देख लिया कि वॉल्यूम बढ़ता है जब हम टेम्परेचर कम कर देते हैं, यानी कि इसको फ्रीजिंग पॉइंट पे लेके आते हैं। इसको भी हम फ्रीजिंग पॉइंट पे नहीं लेके आए, यानी कि ये 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं पहुंचा, और पहुंचा भी है तो ये फ्रीज नहीं हुआ है, यानी कि ये जमा नहीं है, ये बर्फ नहीं बनी। हो सकता है इसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो, ये तो 0 डिग्री सेल्सियस है ही बर्फ, लेकिन ये लिक्विड स्टेट में है तो अभी भी इसका वॉल्यूम इतना कम नहीं, इतना कम है और इसका ज्यादा है। तो यहाँ पर आपने ये सीख लिया। लेकिन डेंसिटी की अगर हम लोग बात करें कि डेंसिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, तो देखते हैं। भाई हमने इन दोनों की डेंसिटी के बारे में हमें बात करनी, तो ये बताइए कि सॉलिड स्टेट यानी कि आइस की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा होगी, कम होगी, कैसी होगी, ये चीज हम देख लेते हैं। इसके लिए हमने एक फार्मूला देखा, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होती है, यानी कि m इक्वल टू वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट किया, डेंसिटी को d से, m इक्वल टू v इंटू डी हुआ। मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। कहीं पे भी आप लेके जाएं, चाहे उसको अर्थ पे रखें, चाहे किसी रूम में रखें, चाहे दूसरे प्लेनेट पे लेके जाएं, हमेशा मास कांस्टेंट रहता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का हमेशा मास कांस्टेंट रहता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर हम लोग वेट की बात करें तो वेट कांस्टेंट नहीं रहता है, क्योंकि वेट इक्वल होता है मास इंटू ग्रेविटी। तो मास तो फिक्स रहता है लेकिन ग्रेविटी फिक्स नहीं रहती है, ग्रेविटी वेरी करती है। अगर हम लोग अर्थ पे रहेंगे तो ग्रेविटी कुछ है, मान लीजिए अर्थ की ग्रेविटी g है, और अगर मून पे जाते हैं तो यहाँ पर g/10 हो जाता है। तो इस तरीके से ये वेरी करती रहती है, g/6 हो जाता है अगर हम लोग मून पे जाते हैं। अलग अलग प्लैनेट्स पे अलग अलग ग्रेविटी होती है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो वेरी करेगा, यानी कि वेट वो वेरी करता है क्योंकि वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। मास इंडिपेंडेंट वैल्यू है और मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर 10 kg है तो 10 kg आप अर्थ पे लेके जाओ, मून पे लेके जाओ, या मार्स पे लेके जाओ, किसी भी प्लेनेट पे किसी भी लोकेशन पे लेके जाओ, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब आपने ये देख लिया कि मास कांस्टेंट है, तो फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कि 20 ग्राम आइस का हमने टुकड़ा ले लिया। बर्फ का जो मास था वो था 20। वैसे तो हमने दोनों में 20-20 ग्राम का वाटर रखा था, और दोनों में 20-20 ग्राम वाटर को हमने एक को जब फ्रीज कर दिया तो 20 ग्राम की बर्फ बन करके तैयार होती है। यहाँ पर 20 ग्राम का वाटर है। अब देखते हैं कि इन दोनों में से डेंसिटी किसकी ज्यादा है। वो चीज देखने के लिए हमने चूंकि 20 ग्राम ये फिक्स अमाउंट ले लिया है वाटर का, दोनों में 20 इधर था 20 इधर था। अब हम देखते हैं कि 20 ग्राम अगर है तो लेट्स एज्यूम कर लिया कि हमने जो है 10 यूनिट वॉल्यूम का था, और इसलिए हमने कहा भाई डेंसिटी 2 यूनिट हो गई। जिस भी यूनिट में हम अगर मेजर करते हैं उसमें 2 यूनिट हमारी डेंसिटी होगी, 10 यूनिट हमारी वॉल्यूम होगी। ये तो फिक्स था। अब आप देखिए कि अगर यहाँ पर ये वाला प्रोसेस पूरा हो रहा था, अगर आपने कहा ये बताइए कि वॉल्यूम जब हम बढ़ाते हैं यानी कि ये वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो ये बताइए कि यहाँ पर वॉल्यूम कुछ ना कुछ कम होगा। यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर वॉल्यूम हमने कम कर दिया, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर वॉल्यूम यूनिट ले ली 5, तो ये बताओ इसकी यूनिट कितनी होनी चाहिए, डेंसिटी की यूनिट कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर 4 होनी चाहिए, क्योंकि तभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन 20 आएगा, क्योंकि ये तो फिक्स है, इसे मैं फिक्स रखना है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर हमने वॉल्यूम को कम कर दिया तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसके उल्टा फिर से अगर हम रिवर्स करते हैं, इसको हमने फिर से 10 किया यानी कि वॉल्यूम को बढ़ाया, तो हमें 4 की जगह पर 2 रखना पड़ेगा, तभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन फिक्स आएगा, यानी कि 20-20-20, जो कि फिक्स है क्योंकि ये मास है इसलिए फिक्स रहेगा। तो आपने देखा कि वॉल्यूम को अगर हम लोग कम करते हैं तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, इससे हमने वॉल्यूम को बढ़ाया तो डेंसिटी कम हो गई, ये बढ़ा तो ये कम हो गया, यानी कि वॉल्यूम अगर बढ़ाओगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मास हमेशा फिक्स रहता है। ये चीज आपको यहाँ पर निकल करके आती है।
कि अगर मास कांस्टेंट है वैसे भी हमेशा वॉल्यूम बढ़ाओगे तो डेंसिटी कम, डेंसिटी अगर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से इस फार्मूले का यूज करते हैं, इस चीज का यूज करते हैं। तो देखो वॉल्यूम आपने कहा कि बर्फ का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसका मतलब बर्फ की ही डेंसिटी कैसी होगी, कम होगी, और अगर डेंसिटी कम है तो वो पानी में तैरेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हमने ये लिक्विड ले रखा है और इसमें हमने कोई आइस क्यूब डाला, कि बर्फ का टुकड़ा डाला हुआ है, तो आप ये देखोगे कि बर्फ पानी में तैरता रहता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी कैसी है, कम है। क्यों? क्योंकि सेम अमाउंट का वाटर लिया है तो उसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो डेंसिटी कम हो जाएगी, इसीलिए तैरता रहता है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि बर्फ का वॉल्यूम ज्यादा है, सेम अमाउंट का पानी, सेम अमाउंट का हमने वाटर ले लिया है, सेम अमाउंट का हमने बर्फ ले लिया, तो दोनों में से किसकी डेंसिटी कम होगी? तो आपने ये देख लिया कि भाई डेंसिटी बर्फ की कम होगी, वॉल्यूम बर्फ का ज्यादा होगा, सेम अमाउंट का अगर हमने दोनों चीजें ले रखी है तो। एक तो सवाल यहाँ से ये क्लियर होता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बर्फ का कौन सा या कितना पोर्शन पानी के ऊपर तैरता है। तो आप ये देखोगे कि बर्फ का अगर देखा जाए तो 90% जो हिस्सा होता है वो पानी के अंदर तैरता है, और जो 10% हिस्सा है वो पानी के ऊपर तैरता है। यानी आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि ये अमाउंट है इसका इस तरीके से, तो इतना पोर्शन केवल पानी के ऊपर तैर रहा होगा, 1/10 पार्ट पानी के ऊपर तैरता है, और बाकी 9/10 हिस्सा पानी के अंदर तैरेगा, अगर ये बर्फ पानी में तैर रही है तो। ये बात आप समझ सकते हैं कि ये 90% जो हिस्सा है, ये ब्लू कलर का हमने जो दिखाया है, ये पानी के अंदर होगा। अगर ये तैर रहा है तो कुछ इस तरीके से पानी मान लीजिए भरा हुआ है, तो इस तरीके से ये तैर रहा होगा, आइस क्यूब ऐसे ऐसे तैर रहा होगा। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई है। तो एक सवाल यहाँ से ये बनता है कि बर्फ का कितने परसेंट या कितना पोर्शन, तो परसेंट में आता है तो 90% हिस्सा पानी के अंदर होता है, 10% हिस्सा पानी के ऊपर होता है। कभी कभी अलग अलग डिजाइन का भी इस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो वो टोटल वॉल्यूम के हिसाब से ही बात करी जा रही है। हो सकता है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ऐसे बना हो, ये बर्फ का कोई पोर्शन है जो कि 10% है, और बर्फ कुछ इस तरीके से काफी अलग जिगजैग फॉर्म में भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के ये होगा आपका 90% पानी के अंदर, 10% पानी के ऊपर होगा। एक बात तो ये क्लियर होती है। एक सवाल और पूछा जाता है कि ये बताइए कि अगर मान लीजिए एक गिलास में पूरा भरा गिलास है, यहाँ तक मान लीजिए गिलास भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, और इसमें आपने क्या कर दिया कि कोई भी बर्फ का टुकड़ा आपने डाल दिया है। बर्फ का टुकड़ा डालोगे तो ये पूछा जाता है कि बर्फ जब पिघल जाएगी पूरी तरीके से तो ग्लास का जो वाटर लेवल है ये बढ़ेगा, घटेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो सवाल का आंसर केवल है ये कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जितना अमाउंट का पानी ये घेर के रखा हुआ है, जितना वॉल्यूम ये एरिया घेर के रखा, वॉल्यूम बेसिकली घेर के रखा होता है, तो जब ये मेल्ट हो जाता है तो इतने आपको कंपनसेट कर लेता है। इसलिए वाटर लेवल ग्लास का ना ही बढ़ता है ना ही ये घटता है। तो ये 3 सवाल यहाँ पर पूरे होते हैं। एक तो ग्लास वाला सवाल पूछा जाता है कि ये बताइए कि कोई भी बर्फ का टुकड़ा किसी ग्लास में, भरे हुए ग्लास में डाल दिया जाता है, तो ये बताओ कि वाटर लेवल बर्फ के पिघलने पे बढ़ेगा, घटेगा या कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जो ऊपर वाला पोर्शन है ये भी पिघल करके, और बर्फ की आपने ये कहा है कि बर्फ का वॉल्यूम कैसे हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है। जो डेंसिटी कम हो जाती है यानी कि दूर दूर इसके पार्टिकल्स हो जाते हैं, तो वो जो दूर दूर पार्टिकल्स हो जाते हैं, इतना ऊपर का जो पोर्शन है वो उसी में कंपनसेट हो जाता है। जो दूर दूर हुए होते हैं क्योंकि गैप हो चुका होता है, उस गैप को भरने के लिए ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला ये पिघल कर आता है और कंपनसेट कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर ग्लास के वाटर लेवल पे ना ही बढ़ोतरी होगी ना ही घटेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, एज इट इज रहेगा। एक सवाल तो ये पूछा है। दूसरा है कितना पोर्शन बर्फ का पानी के लेवल के ऊपर रहता है और कितना अंदर रहता है। तो 90% अंदर रहता है यानी कि 9/10 पोर्शन, और 10% या 1/10 भाग ये बर्फ के ऊपर रहता है। एक सवाल ये बनता है। दूसरा सवाल हम लोगों ने बात करी थी कि बर्फ और पानी का दोनों का अमाउंट सेम सेम ले लिया गया, बराबर बराबर ले लिया गया। 20 ग्राम वाटर लिया, 20 ग्राम बर्फ ले ली, दोनों में किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? तो आपने ये बताया कि यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा होगी पानी की और बर्फ की डेंसिटी कम होगी। डेंसिटी कम होने की वजह से ही ये तैरता रहता है पानी के ऊपर। तो ये 3 सवाल आपके क्लियर होते हैं। अब इसमें एक प्रॉपर्टी है जल की, वाटर की एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है जो कि एग्जाम में हजारों बार पूछी गई, हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि बर्फ की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है। बर्फ की बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी कि वो 4 डिग्री सेल्सियस पर, सॉरी पानी की एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर हम 4 डिग्री सेल्सियस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम मिनिमम होता है। बेसिकली
वॉल्यूम मिनिमम होता है। और अगर वॉल्यूम मिनिमम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी कैसी हो जाएगी, डेंसिटी इसकी मैक्सिमम हो जाएगी। तो इसको हम लोग देख लेते हैं ग्राफ के माध्यम से। ये तो फार्मूला, ये तो बेसिकली फैक्ट है, इसको आप देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, इन दोनों फैक्ट को याद कर लीजिए। क्योंकि अगर वॉल्यूम आपको पता है कि भाई मिनिमम होता है तो डेंसिटी ऑटोमेटिक मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अगर वॉल्यूम मैक्सिमम है डेंसिटी मिनिमम, और डेंसिटी अगर मैक्सिमम होगी तो वॉल्यूम मिनिमम हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पे आपने ये देख लिया है, 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी मैक्सिमम होती है। डेंसिटी अगर मैक्सिमम है तो वॉल्यूम मिनिमम हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम मिनिमम हो जाता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। इसको ग्राफ के माध्यम से थोड़ा सा हम देखते हैं। ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ये हमने मान लिया ये एक्स एक्सिस है और ये हो गई बेसिकली ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। यहां पर हमने मान लिया कि ये टेम्परेचर यहां पर हम लोग दिखाएंगे, ये 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। इधर जाते जाएंगे तो 0 के बाद मान लीजिए 1 2 3 4 5, तो 5 डिग्री, फिर इसके बाद 10 डिग्री, और इस तरीके से हमने कहा कि भाई यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हमने दिखा दिया। इसके बाद अगर हम लोग निगेटिव देखते हैं तो माइनस का 5 डिग्री सेल्सियस, फिर इस तरीके से -10 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये माइनस में दिखा रहा है और इधर ये पॉजिटिव टेम्परेचर दिखा रहा है। ऊपर की अगर हम लोग देखते हैं तो ये हमने ले ली वॉल्यूम की एक्सिस, ये वॉल्यूम की एक्सिस ले ली, वॉल्यूम ले लिया या डेंसिटी ले ली। तो अगर हम लोग डेंसिटी की बात कर ले तो यहाँ पर डेंसिटी की बात कर लेते हैं भाई, डेंसिटी। तो यहाँ पर ये देखो किस तरीके से हमने बताया कि जब हम लोग अभी देखते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी मैक्सिमम होती है, यानी कि पूरे पानी की जो डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है। तो इसका ग्राफ अगर हम लोग बनाए तो 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर कहीं पर होगा, और 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है मैक्सिमम, तो हमने मान लिया कि यहाँ पर कहीं पर मैक्सिमम होगी। इसका ग्राफ अगर बनाते हैं तो इस तरीके से कुछ बनेगा। पहले डेंसिटी बढ़ती है और फिर इसके बाद फिर धीरे 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 कम होती जाती है। ओवरऑल अगर हम इस ग्राफ को देख करके ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, जो भी होती है वो मैक्सिमम होती है, और फिर ये धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इस ग्राफ से एक चीज तो बता सकते हैं कि अगर हम 0 डिग्री से 4 डिग्री की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि टेम्परेचर राइज करते हैं, तो डेंसिटी पहले बढ़ रही है, और फिर 4 डिग्री से अगर हम लोग 5 6 7 अप टू 100 चलते हैं तो डेंसिटी कैसी होती जाती है, कम होती जाती है। तो यहाँ पर आपने ये देख लिया, ये डेंसिटी कम होती जा रही है। और अगर हम 4 डिग्री के पीछे जाते हैं, यानी कि 4 डिग्री से और कम करते हैं टेम्परेचर को, 4 डिग्री से कम करो तो 3 डिग्री में थोड़ा सा कम डेंसिटी हो जाएगी, 2 डिग्री 1 डिग्री 0 डिग्री तो डेंसिटी और कम होती जाएगी, माइनस करते जाओगे और डेंसिटी कम होती जाएगी। तो इस तरीके से देखा आपने कि डेंसिटी और कम होती जाती है। जितने ज्यादा ठंडा करो उतनी ज्यादा उसकी डेंसिटी कम होती जाएगी। तो आपने ये चीज देख ली कि 4 डिग्री पर डेंसिटी मैक्सिमम होती है। सवाल इस तरीके से आते हैं कि अगर हम 0 से 4 डिग्री या -5 से 4 डिग्री इस तरफ से कहीं से भी 4 डिग्री की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो पहले डेंसिटी बढ़ती है, 4 डिग्री तक बढ़ जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और 4 के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, 4 के बाद और आगे बढ़ते हैं, 5 6 7 इस तरीके से डेंसिटी कम होती जाती है। तो आपको ये सवाल इस तरीके से लिखा मिलेगा कि वाटर की जो डेंसिटी होती है, डायरेक्ट सवाल लिखेगा 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, ए पार्ट, बी पार्ट में लिखेगा यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी मैक्सिमम लिखागा, फिर लिखेगा 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम मैक्सिमम होता है, ऐसे लिखेगा। एक सवाल और इस तरीके से लिखेगा कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जाने में डेंसिटी इंक्रीज करती है, और डी पार्ट में लिखेगा इस तरीके से कि 4 डिग्री से ज्यादा, 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर डेंसिटी कम होती है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सी चीजें सही हैं। तो इसमें देखते हैं कि पहला तो है कि भाई 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होता है। तो इस डायग्राम से आपने देख लिया कि भाई 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी मैक्सिमम होती है, तो डेंसिटी मैक्सिमम होती है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन है कि 4 डिग्री पर वॉल्यूम मैक्सिमम होता है। तो आपको ये मालूम है कि अगर वॉल्यूम और डेंसिटी का मल्टीप्लिकेशन मास कांस्टेंट होता है, डेंसिटी अगर मैक्सिमम है तो वॉल्यूम मिनिमम होगा, ये अगर मैक्सिमम है तो ये मिनिमम होगा, ये बात तो तुम्हें पता है। तो 4 डिग्री पर डेंसिटी मैक्सिमम है तो 4 डिग्री पर वॉल्यूम मैक्सिमम नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो यहाँ तक तो क्लियर है। फिर इसके बाद सी ऑप्शन दे रखा है कि 0 से 4 तक डेंसिटी बढ़ेगी,
तो 0 यहाँ पर है, 4 डिग्री तक यहाँ पर बढ़े तो 0 से 4 डिग्री पर डेंसिटी बढ़ रही है, तो डेंसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन है। फिर आगे लिखा हुआ कि 4 डिग्री से अधिक पर डेंसिटी कम होती है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अगर हमने पहुंच गए, उससे देखा कि उससे आगे अगर बढ़ते जाते हैं तो डेंसिटी कम होती जाती है, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो अगर 1 और मोर देन वाले में सही है, मान लीजिए ई ऑप्शन में दे रखा होता है कि नन या मोर देन 1 करेक्ट, मोर देन 1 करेक्ट, तो मोर देन 1 करेक्ट, तो आपको ये वाला ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट लगाना पड़ेगा, क्योंकि मोर देन 1 करेक्ट है, नन से कोई मतलब नहीं है, मोर देन 1 करेक्ट है, तो ई पार्ट हो जाएगा, क्योंकि ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, तो इस तरीके से सवाल आते हैं। एक तो सवाल इस तरीके से पूछा जाता है। अभी चूंकि सारी चीजें डेंसिटी और वॉल्यूम से रिलेटेड है, कभी कभी इसमें एक चीज इस तरीके से भी घुमा सकता है कि अगर हम ये डेंसिटी का ग्राफ बनाया है, अगर हमने वॉल्यूम का ग्राफ बनाया तो कैसा होगा, इस चीज को देख लेते हैं। अब आपको ये तो मालूम है कि अगर वॉल्यूम का ग्राफ बना होगा तो डेंसिटी ग्राफ के बिल्कुल रिवर्स होगा, क्योंकि चीजें रिवर्स हो रही हैं। तो इसका एक डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनेगा, इसको हम इस तरीके से बनाते हैं। मान लीजिए ये हो गया, तो अगर डेंसिटी 4 डिग्री तक बढ़ती है तो वॉल्यूम 4 डिग्री तक घटेगा, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके का होगा, बिल्कुल जस्ट मिरर इमेज होगा, यानी कि 4 डिग्री पर आपको इस तरीके से बनाएगा। ये वॉल्यूम का है, यहाँ पर हम वॉल्यूम दिखा रहे हैं कि वॉल्यूम का क्या हो रहा है, और फिर इसके बाद इस तरीके का ग्राफ। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग माइनस से 0 डिग्री की तरफ शिफ्ट होंगे तो माइनस टेम्परेचर कोई भी अपने ले लिया, माइनस से -2 प्लस का 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या हो रहा होगा, वॉल्यूम क्या होगा, पहले कम हो रहा है। देखिए वॉल्यूम घटता जा रहा है, क्योंकि 0 से नीचे नेगेटिव एक्सिस होती है और 0 से ऊपर पॉजिटिव एक्सिस होती है। तो यहाँ पर वॉल्यूम आप देखोगे कि कैसा हो गया है, यहाँ पर ये नेगेटिव एक्सिस पर आकर के खड़ा हो गया, यानी कि ये जो है वॉल्यूम कम होगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होते होते हो जाएगा। फिर इसके बाद और अगर हम लोग बात करें कि 4 डिग्री के बाद, तो 4 डिग्री बाद देखो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम कैसा हो रहा है, ऊपर की तरफ भाग रहा है, ग्राफ पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। इसका मतलब अगर हम 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को अगर हमने बढ़ाया तो आप देखोगे कि वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा है। 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम लोग बात करें तो वॉल्यूम पूरे पानी का जो अमाउंट आपने लिया है, फॉर एग्जाम्पल 20 ग्राम ले रखा था, तो उसका वॉल्यूम कैसा होगा, मिनिमम होगा। 4 डिग्री पर सबसे कम, सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर जा रहा है वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम कैसा होगा, मिनिमम होगा। ये बात हम लोगों ने की है। तो ये वाला फैक्ट जो है अगर वॉल्यूम से संबंधित है तो ये चीज है, डेंसिटी इसका उल्टा हो जा रही थी, तो वॉल्यूम उसका उल्टा है, तो दोनों का ग्राफ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ब्लू वाला है डेंसिटी ग्राफ, जब हम 0 से या नेगेटिव टेम्परेचर से 0 की तरफ बढ़ते हुए 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ती है और 4 डिग्री पर मैक्सिमम हो जाती है, और इस पॉइंट को हमने यहाँ पर मैक्सिमम लिखा, ये जो ये वाला पॉइंट है ये मैक्सिमम पॉइंट है, और इसके बाद धीरे धीरे कम होती जाती है, ये डेंसिटी की बात होगी। और अगर हमने वॉल्यूम लिया, वॉल्यूम डेंसिटी का उल्टा होता है, तो माइनस टेम्परेचर से चलते चले जाते हैं, 0 से और आगे बढ़े 4 डिग्री सेल्सियस तक जब हम जाते हैं तो वॉल्यूम मिनिमम होता है, 4 डिग्री पर मिनिमम होता है। आपने देखा कि जब हम माइनस टेम्परेचर से 0 और 0 से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वॉल्यूम कम होता जाता है, कम होता जाता है, पहले कम होता होता मिनिमम हो जाता है, और 4 डिग्री सेल्सियस से आगे जब हम लोग बढ़ते हैं टेम्परेचर तो देखो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है और बढ़ता रहता है। तो जब हम 4 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर रखते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता जाता है, 4 डिग्री पर वॉल्यूम मिनिमम हो जाता है, 4 से अगर हम लोग कम करते हैं तो वॉल्यूम फिर क्या करने लगता है, फिर से बढ़ता जाता है, फिर से बढ़ता जाता है, क्योंकि मिनिमम तो 4 डिग्री पर है। 4 से आगे गए या 4 से पीछे जाते हैं तो दोनों में ही बढ़ता है। ये इस तरीके से सवाल आता है। सवाल कभी कभी आता है कि ये बताओ कि 0 से 4 डिग्री तक पहले वाटर का वॉल्यूम कम होता है, तो देखो कम होता है, बिल्कुल बात सही है, और 4 डिग्री पर मिनिमम होता है तो भी सही है। 4 डिग्री से आगे बढ़ते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, तो 4 डिग्री से आगे बढ़ते हैं वॉल्यूम बढ़ता जाता है, 4 डिग्री तक आते आते वॉल्यूम घटता जाता है, यहाँ से 4 डिग्री तक वॉल्यूम घटता है, 4 डिग्री पर मिनिमम, 4 डिग्री से आगे फिर बढ़ता जाता है। इस तरीके से ये सवाल होते हैं, तो आप इसको लगा सकते हैं। अब इसका एप्लीकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपने ये देख लिया कि 4 डिग्री पे डेंसिटी कैसी थी, मैक्सिमम थी, यानी कि 4 डिग्री में पानी, जो भी पानी होगा सॉलिड स्टेट में तो होगा नहीं, होगा वो लिक्विड स्टेट में। अगर वो लिक्विड स्टेट में है तो 4 डिग्री का पानी होगा सबसे ज्यादा भारी, और इसी का यूज करके
सर्दियों वाले जो लेक्स हैं, झीलें हैं, वहाँ पर मछलियाँ जीवित रहती हैं, वो कैसे होता है उसको हम लोग देखते हैं। ये हो गई आपकी कोई झील, ये लेक है। तो ये आपने देखा कि भाई इसमें भरा हुआ है पानी और सर्दियों का सीजन चल रहा है, ये इसमें पानी भरा हुआ है। तो आप इसको देखोगे हर एक लेयर के हिसाब से हमने कहा कि भाई सर्दियों का सीजन चल रहा है और रसिया या कहीं पे किसी भी इतने ठंडे इलाके में जहाँ पर माइनस में भी टेम्परेचर है, तो हमने कहा कि भाई इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हमने मान लिया। और 0 डिग्री सेल्सियस है, -10 कर लिया, -10 डिग्री सेल्सियस है तो सरफेस पे तो बर्फ जमी होगी, ये तो बिल्कुल पक्का है। इसके बाद अगर हम लोग -10 से थोड़ा सा नीचे आते हैं तो नीचे क्या होता जाता है, बर्फ जो होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, कुचालक होती है। यानी कि इस लेयर से अगर हम देखें तो ना हीट अंदर जा पा रही होगी, ना ही अंदर की हीट बाहर जा पा रही होगी, आसानी से नहीं जा पा रही होगी, ये बात है। तो आइस जो होती है बर्फ बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तरीके की ये कुचालक सीट के तरीके से ये काम कर रही होगी ऊपर वाली लेयर। तो आप ये देखो कि अचानक चूंकि टेम्परेचर सराउंडिंग का कम हुआ है तो सरफेस वाली जो बर्फ है वो जम रही होगी, धीरे 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 ये मोटी होती बर्फ जमती चली जाएगी। लेकिन आप देखोगे कि नीचे का पानी जो है उसका टेम्परेचर कम होगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर -10 डिग्री की बर्फ है तो इसको हम थोड़ा सा नीचे लेकर के इस तरीके से चलते हैं, -10 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जाम्पल। फिर और नीचे जाओगे तो हमने कह लिया कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस का आइस बनी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ तक ये पूरी की पूरी आइस बन करके ये रखी हुई है। आपने कहा कि भाई ये आइस है 0 डिग्री सेल्सियस तक की, -10 से 0। खैर आगे और बढ़ते हैं तो 0 डिग्री का एक पानी की सीट मिलेगी। तो हमने कहा कि भाई 0 डिग्री का यहाँ पर वाटर भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले तो आइस की सीट का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, उसके बाद मिलेगा आपको 0 डिग्री का पानी। तो यहाँ पर आपको मिल गया 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर, ये हो गया आपका 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर। इसके नीचे आप जाओगे तो वाटर का टेम्परेचर वो बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि और बढ़ जाएगा, तो 0 के बाद हमने 1 2 3 ऐसे कर दिया। तो हमने फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो इसका टेम्परेचर मान लीजिए 1 डिग्री सेल्सियस, फिर और नीचे गए 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ तक आते आते हमने कहा भाई 4 डिग्री सेल्सियस तक का पानी है, 4 5 इस तरीके से। आप कहोगे कि सब टेम्परेचर इनका बिल्कुल कम क्यों नहीं है? क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट के तरीके से काम करती है। समंदर से हीट को रिलीज होने में काफी टाइम लगता है, कारण उसका समंदर या लेक से हीट को रिलीज होने में काफी टाइम लगता है। उसका कारण है कि अगर धरती में देखी जाए तो दो ही चीजें हैं। एक तो ज्यादातर हमें लैंड मास दिखाई देती है, पूरी धरती बनी हुई है लैंड और वाटर से। तो लैंड है आपका लगभग 29%, रिमेनिंग है 71% वाटर। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है ज्यादा, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो ज्यादा होती है। वाटर की हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग किसी भी मान लीजिए किसी भी अगर हमें मटेरियल की स्पेसिफिक हीट देखना है तो उस मटेरियल में क्या हो सकता है, सॉइल भी हो सकती है, मेटल भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, ये सारी चीजें कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर देखना है तो हम ये देखते हैं कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का 1 ग्राम मास ले लें तो 1 ग्राम मास का टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएं, या तो वो केल्विन में हो सकता है, फ़ारेनहाइट में, या सेल्सियस में हो सकता है। 1 डिग्री हमें टेम्परेचर बढ़ाने में तो हम लोग क्या करें कि किसी भी ऑब्जेक्ट का 1 ग्राम ले लें और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। मतलब ये है कि अगर वो 16 डिग्री सेल्सियस पहले से है तो 17 डिग्री सेल्सियस पर लेके आना है। अगर मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस पर है तो 26 डिग्री सेल्सियस तक हम लेके आए, मतलब 1 डिग्री का गैप करने के लिए। यानी कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में जितनी भी एनर्जी लगती है, जो भी एनर्जी लगेगी आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। यानी कि अगर मान लीजिए 1 ग्राम यहाँ पर वाटर ले लिया और 1 ग्राम आपने यहाँ पर मिट्टी ले ली, यहाँ पर भी 1 ग्राम आपने मिट्टी ले ली, तो मिट्टी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफी कम होती है बजाय वाटर की। आप कहोगे कि ये हमें कुछ समझ में नहीं आता, तो इसको समझने के लिए एक चीज इस तरीके से देखा जाए कि हम ये ले लेते हैं कि 1 ग्राम मान लीजिए वाटर ले लिया, 1 ग्राम हमने ये ले लिया और इसका टेम्परेचर दोनों का है मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस, दोनों का टेम्परेचर हमें 25 डिग्री एज्यूम कर लिया है। तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर 25 से 26 डिग्री जब हम करेंगे, वाटर का टेम्परेचर 25 से 26 डिग्री करेंगे, मान लीजिए हमें 3 जूल की एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। लेकिन जब हम लोग सॉइल का टेम्परेचर 25 से 26 करेंगे तो हो सकता है कि आधा जूल में ही काम चल जाए। यहाँ पर हमें 3 जूल खर्च करने पड़े और यहाँ पर आधा जूल से ही काम चल जाएगा। ये हम केवल एज्यूम करके रखे हुए, न्यूमेरिकल वैल्यू से इसका कोई लेना देना नहीं है, बस केवल बताने के लिए कि अगर 1 ग्राम सॉइल ले ली, 1 ग्राम हमने वाटर ले लिया, दोनों का टेम्परेचर 25-25 डिग्री सेल्सियस रखा। अगर हम दोनों को 26 डिग्री पर ले जाना चाहते हैं तो
पानी को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी 3 जूल जब हम लोग इसको एनर्जी लगभग दे रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो जाकर के 26 डिग्री हो रहा है, और इसको हमने मान लिया कि आधा जूल में ही इसका 26 डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर। तो यहाँ पर देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी ज्यादा है, और जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होता है तो वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लेता है, और जब उसको देने की बारी आएगी तो ज्यादा से ज्यादा वो एनर्जी देगा भी, यानी कि सराउंडिंग में रिलीज करेगा। क्योंकि वो सराउंडिंग से ज्यादा एनर्जी लेता है तो उतनी ही ज्यादा एनर्जी वो सराउंडिंग को रिटर्न बैक करता है। तो वाटर जब भी एनर्जी देगा तो वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा सराउंडिंग में, और जब ज्यादा से ज्यादा रिलीज करेगा तो उसको लगेगा ज्यादा से ज्यादा टाइम। इसीलिए आप देखोगे कि ये है मरुस्थल की मिट्टी और ये है समंदर का पानी फॉर एग्जाम्पल। तो मरुस्थल की मिट्टी ने तो आधा जूल ही मान लो एनर्जी ली थी, तो आधा जूल एनर्जी को रिलीज करने में सराउंडिंग को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो जल्दी से रिलीज कर देगी। लेकिन समंदर का जो पानी है उसने 3 जूल एनर्जी ली थी 1 ग्राम को गर्म करने में, तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा इतनी एनर्जी को सराउंडिंग में भेजने के लिए। क्योंकि मान लीजिए आधा जूल इसने 1 घंटे में रिलीज कर दी, आधा जूल इसने भी 1 घंटे में मान लो रिलीज कर दी, तो बचा जो 2.5 जूल एनर्जी है वो अभी भी इसके पास है। इसका मतलब इसका टेम्परेचर इससे तो ज्यादा ही रहेगा तब भी, क्योंकि आधा जूल रिलीज करने के बावजूद भी तो 25 डिग्री से ज्यादा इसका टेम्परेचर रहेगा। इसका आधा जूल अगर रिलीज हो गई तो 26 से वापस 25 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्व करता है और उतनी ही ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को वो सराउंडिंग में रिलीज करता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। तो आपने यहाँ पर ये चीज देखी कि पानी ने हीट तो एब्जॉर्व करी थी, लेकिन उसको एनर्जी को रिलीज करने में काफी टाइम लगेगा, और उतने टाइम में सराउंडिंग का जो एटमॉस्फेयर है वो जल्दी से ठंडा हो जाता है, जल्दी से गर्म हो जाता है। तो उस इफेक्ट की वजह से सरफेस पे तो लेक का ये बर्फ जम चुकी है, लेकिन सरफेस के नीचे का जो एनर्जी है वो जल्दी से रिलीज सराउंडिंग में हो नहीं पाई है। इसलिए फिर हमने देखा कि टेम्परेचर पहले ऊपर कम था, फिर नीचे थोड़ा बढ़ा, 0 डिग्री तक आया, बर्फ थी, 0 डिग्री का वाटर बना, अब ये लिक्विड स्टेट में हो गया। और नीचे जाओगे तो फिर 1 डिग्री का वाटर है, वो तो लिक्विड स्टेट में ही होगा, फिर 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, इस तरीके से आपको होगा कि पानी का टेम्परेचर नीचे बढ़ता चला जाएगा। वो डिपेंड कर रहा होगा कि भाई कितनी गहराई लेक की है या कितना आपका टेम्परेचर है सराउंडिंग का, ये सारी चीजें भी डिपेंड करती हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो मछली क्या कर रही होगी, आप देख लो यहाँ पर मछली फिर इस तरीके से कई सारी मछलियां होंगी यहाँ पर। तो इस तरीके से आपने ये देखा, ये मछलियां जो हैं ये यहाँ पर आसानी से रह सकती हैं। क्यों रह सकती हैं? क्योंकि यहाँ का जो वाटर है नीचे वो लिक्विड स्टेट में अभी भी है। लिक्विड स्टेट में होने की वजह से ये मछलियां नीचे आराम से तैर सकती है। ऊपर बर्फ जरूर जमी हुई है, लेकिन ये जो है आप इसको इस तरीके से नहीं कह सकते कि पूरी बर्फ जम गई है और मछलियां बर्फ में फंस गई हैं जम करके, ऐसा नहीं। अगर मछली इधर गई है तो फंस सकती है जम करके, लेकिन इधर वाले एरिया में, इधर वाले इलाके में टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस के लगभग है। और आप कहोगे कि अच्छा 4 डिग्री सेल्सियस है तो ये भारी होगा कि नहीं, क्योंकि अभी आपने देखा कि 4 डिग्री की डेंसिटी होती है मैक्सिमम, और मैक्सिमम तो ये होगा भारी, और अगर भारी है तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा। तो आप देखोगे कि 4 डिग्री वाला जो पानी का, मान लीजिए ये वाली लेयर 4 डिग्री सेल्सियस की थी, ये 4 डिग्री सेल्सियस की लेयर जो थी वो भारी है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगेगा, पानी का जो मॉलिक्यूल्स है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो आप कुछ समय के बाद देखोगे कि यहाँ का टेम्परेचर आप देख लिया कि 4 डिग्री सेल्सियस का है, और इसके ऊपर का हो सकता है ज्यादा हो, 5 डिग्री का भी हो सकता है। तो आप कहोगे क्यों ऐसा? क्योंकि देखो ये हैवी है ना, इसकी डेंसिटी ज्यादा है 4 डिग्री सेल्सियस वाली, वो नीचे आ जाएगी। तो आप देखोगे कि डेंसिटी सबसे ज्यादा 4 डिग्री सेल्सियस की है, तो जब भी जहां भी 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लगभग हुआ तो वो वाला लेयर जो है सबसे नीचे की तरफ भागती रहेगी, और तब तक भागेगी जब तक पूरी पूरी बॉटम तक आइस जम नहीं जाएगी, यानी कि पानी पूरी पूरी एनर्जी को रिलीज नहीं कर देगा सराउंडिंग में। ये चीज हो गई। इसलिए कम से कम आप देख रहे हो कि मछलियां 4 डिग्री सेल्सियस तक, जब तक का बॉटम का पानी है तब तक वो जीवित रहेंगे। तो इसका यूटिलाइज आपने कर लिया इस प्रिंसिपल का, कि मछलियां जो है ये प्रिंसिपल की वजह से ही सर्दी वाली लेक जब जम जाती हैं सरफेस पे, लेकिन वो नीचे जिंदा बनी रहती हैं, वो जमती नहीं है। उसका कारण यही है कि नीचे वो इस तरीके से बनी रहती है। बहुत दिनों तक अगर आपने देखा कि सराउंडिंग से एयर का यहाँ पर ट्रांसमिशन नहीं हुआ, यानी कि सराउंडिंग की एयर पानी के अंदर ना जा पा रही हो, तो फिर मछलियां मरने लगती हैं। तो इससे होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर थोड़ी सी मेल्ट हो गई आइस, तो यहाँ से ऑक्सीजन इंटर कर जाएगी और पानी में ऑक्सीजन घुलने लगेगी। तो पानी में ऑक्सीजन घुलने लगेगी तो फिर से इनके पास में पानी में जो ऑक्सीजन होती है वो इनको सांस लेने में हेल्प करती रहती है। तो काफी लंबे समय तक, या मान लीजिए कहीं पे भी मछलियां पकड़ने वाली पानी के जहाज हैं, या मछली बड़ी मछली आकर के खुद ही इस तरीके से इसको तोड़ सकती है, यहाँ पर बड़ी मछलियां आकर के इसको तोड़ करके और फिर से वापस इसके पानी के अंदर चली जा सकती हैं। तो इस तरीके से वाटर में ऑक्सीजन का अमाउंट वो बैलेंस बना रहता है, क्योंकि इसके बाद
फिर से मौसम बदल जाता है, और मौसम बदलता है तो फिर से धूप होती है और ये सरफेस की आइस मेल्ट होने लगती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है यहाँ पर। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो ये वाला पॉइंट खत्म होता है इसका वॉल्यूम और डेंसिटी का रिलेशन। फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। अगला ये है कि एक चीज़ ये पूछी जाती है कि भाई हमने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया, फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ लिया, तो इनके कुछ यूटिलाइजेशन और भी हैं अगर हमारे डेली लाइफ में, तो वो देख लेते हैं। अब हम ये देखते हैं, ये प्रेशर का हो गया। इसके बाद आते हैं हम लोग